हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री में स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 12th क्लास का 4th चैप्टर है, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन से आने पे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे। वो ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको पता है कि उसमें कुछ रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अब इस एक रिएक्शन जो है, जिसको सैम्पल रिएक्शन कह सकते हैं हम, कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं, इसको हम इसके रिगार्डिंग तीन चीज़ें पढ़ सकते हैं कि वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल। फिजिबल का मतलब है पॉसिबल, कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं, कि क्या इस रिएक्शन में जो हमें रिएक्टेंट्स दिए गए हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज़ है कि अगर ये रिएक्शन फिजिबल है तो क्या वो कंप्लीट होगी। कंप्लीट का मतलब है कि क्या सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो रिएक्शन हो रही है, फिजिबल है, कि यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वो किस स्पीड से होगी, यानी कितनी देर में रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस यहाँ पे बात करते हैं कि वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। ये चीज़ हम थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने थर्मोडाइनमिक्स में, कि जिस भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी वो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाएंगी। पढ़ा था आपने +1 में। तो यानी कि जो रिएक्शंस फिजिबल होंगी उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। दूसरा है वेदर द रिएक्शन विल गो ऑन कंप्लीशन। इसका मतलब ये है कि क्या सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में बदलेंगे या नहीं, या उससे पहले ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या होता है, आप सबको पता है कि रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन की रेट और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्जन की रेट इक्वल हो जाती है। यानी कि उसके बाद एट द इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स बिकम्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में होता है। जो तीसरी चीज़ है हमारी कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन किस स्पीड से होगी, कितनी स्पीड से जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। इसको हम केमिकल काइनेटिक्स के अंडर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम डेफिनेशन शुरू करते हैं अपने चैप्टर की, कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का मतलब यही है कि कितनी देर में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। और उस केमिकल रिएक्शंस जो जिस भी रेट से हो रही हैं उनको फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, उसको हम सबको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द केमिकल काइनेटिक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन थी। इट इज़ द स्पीड विद विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितने रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं इन ए गिवन टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, रेट्स ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम रिएक्शंस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस वो होंगी जो कुछ सेकंड्स में ही ख़त्म हो जाती हैं, जैसे आयोनिक रिएक्शंस होती हैं। आपने 10th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी है MgCl2 + BaSO4, एक्वस सॉल्यूशन लेना है इनका, सॉरी MgSO4 + BaCl2, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेशन होगा BaSO4 + MgCl2 का, इसका प्रेसिपिटेशन होगा, इनका एक्वस सॉल्यूशन लेना है। आपने रिएक्शन लैब में करके देखी होगी। यहाँ पे क्या होगा कि तुरंत BaSO4 के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ये आयोनिक रिएक्शन है जो कुछ सेकंड्स में ही ख़त्म हो जाती है। वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस में कौन सी होंगी, इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में क्या होता है, मंथ्स टू ईयर्स तक का टाइम लगता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग से आप सब अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि जब एक कोई भी पीस ऑफ आयरन में रस्टिंग होना शुरू होती है और वो कम्प्लीटली जब तक रस्ट हो जाता है आयरन का पीस, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। दूसरी रिएक्शन जो है, जो एक वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल हो सकती है, वो है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। जो शुगर की फर्मेंटेशन है, जिससे आप इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, जो अल्कोहलिक बिवरेजेस में यूज़ होती है, उस फर्मेंटेशन में हमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। और तीसरी है मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस वो होती हैं विच गेट्स कंप्लीटेड फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, जो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाती हैं। ये रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, जैसे SO2 + Cl2, SO2Cl2 बनाता है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम इन सभी चीज़ों को। अब ये है कि जो हमने पिछले पेज पर पढ़ा है कि कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, कुछ बहुत स्लो होती हैं, कुछ मॉडरेट रेट पर होती हैं, उनका कॉज क्या है, कॉज इन द डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
तो सबसे पहले एक ये चीज़ समझिए कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं रिएक्टेंट्स के और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, तब जाके प्रोडक्ट बनते हैं। तो एवरी केमिकल रिएक्शन इंक्लूड सम बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेसेस, सम ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। जिस भी रिएक्टेंट में वो पुराने बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, जिनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, उनमें बॉन्ड आसानी से टूटेंगे और आसानी से टूटेंगे तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। जैसा आयोनिक रिएक्शंस के केस में है, आपने ये तो पता है आपको कि आयोनिक जो बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, फिर सबसे स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद वो ऑलरेडी जो स्पीसीज़ हैं वो आयोनिक फॉर्म में मिलती हैं, यानी कि ऑलरेडी बॉन्ड वाटर की वजह से टूट चुका है, तो उसको नए बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत नहीं, पुराने बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बॉन्ड ऑलरेडी टूटे हुए हैं, तो फिर वो रिएक्शंस विद इन सेकेंड्स हो जाती है, इसलिए आयोनिक रिएक्शंस फास्ट होती हैं। तो जिन रिएक्टेंट्स में बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, वो क्या करेंगे, आसानी से टूट जाएंगे और वो रिएक्शंस फास्ट होंगी। दोज रिएक्टेंट्स विच हैज़ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल हैव ए स्लो रिएक्शन एंड दोज विच हैव एंड फॉर दोज बॉन्ड्स आर इजीली ब्रोकन एंड विल हैव ए हायर रिएक्शन रेट। जिनके बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे उनका रिएक्शन रेट हायर होगा। रेट ऑफ ए रिएक्शन, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। द स्पीड विद विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज चेंजिंग एज द टाइम पासेज इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव कैसे होगा, जब कोई भी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या बनेगा ही नहीं। अगर नहीं बन रहा है उस टाइम पे रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेगेटिव तो नहीं होगा ना। इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए क्या होता है वो मैं आपको आगे एक बार बताता हूँ। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा, टाइम बढ़ेगा आगे की तरफ, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। और रेट को हमने अभी अभी डिफाइन किया है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। मान लीजिए ये T1 है और ये T2 है, यहाँ पे T1 से रिलेटेड R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ये R1 R2 की वैल्यू कम है R1 से। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ये माइनस साइन हटा देते हैं तो R2 माइनस R1 की वैल्यू नेगेटिव बनेगी, क्योंकि टाइम T2 पे R2 की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी और T1 पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो और अगर हम ये चीज़ माइनस आएगी R2 माइनस R1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि रिएक्शन रेट नेगेटिव हो जाएगा। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, जो हमने अभी अभी पढ़ा कि रिएक्शन रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन रखा जाता है। ये मैंने ऊपर लिख भी रखा है कि देयर इज ए माइनस साइन इज पुट बिफोर द एक्सप्रेशन टू मेक्स द रिएक्शन रेट पॉजिटिव। माइनस साइन बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए क्या करते हैं कि R2 माइनस R1 नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होगा, एक माइनस साइन लगाते हैं ताकि वो पॉजिटिव बन जाए और रिएक्शन रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको R2 माइनस R1 को हम डेल्टा R अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं माइनस में, या स्मॉल चेंज के लिए, ये लार्ज चेंज के लिए है, स्मॉल चेंज के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको dR/dt, स्मॉल चेंज के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स का ये ग्राफ है। मान लीजिए प्रोडक्ट्स जो है वो टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा देते हैं, वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है +1 में। जैसे जैसे टाइम जाएगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन चेंज इन टाइम, यानी P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा P चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन डेल्टा T चेंज इन टाइम, या स्मॉल चेंज के लिए। यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे P2 जो है, ऑब्वियस सी बात है, जब टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की तो P2 माइनस P1 ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, यानी कि कंसंट्रेशन अपॉन टाइम की जो यूनिट होगी वही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, या मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में, मोस्ट ऑफ द केसेज में कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी की टर्म में लिखते हैं। हालांकि आपने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में इसी क्लास में कि मोलैरिटी जो है, कंसंट्रेशन है, वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, बहुत सारी टर्म्स में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है चेंज इन कंसंट्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम मोलैरिटी की टर्म में डिस्कस किया जाता है।
और मोलैरिटी की टर्म में डिस्कस करेंगे तो मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो मोल्स पर लीटर होती है, डिवाइडेड बाय सेकंड जो टाइम की यूनिट है, तो जो रेट की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगी। हमेशा ये यूनिट रहेगी। चेंज इन कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर और पर यूनिट टाइम पर सेकंड हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में है तो क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम, तो प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, बार पर सेकंड, एटमॉस्फेयर पर मिनट, बार पर मिनट, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे दो टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एक एवरेज रिएक्शन रेट और एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। जैसा कि इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है, एवरेज रिएक्शन रेट क्या होगा कि दो टाइम इंटरवल्स, कोई भी आपको दो टाइम इंटरवल दे दिए जाएंगे, उनके बीच का जो एवरेज होगा उसको हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, आपने ग्राफ बना लिया रीडिंग्स नोट करके कि ये रिएक्शन है और उसमें आप जो आपको रिएक्शन दी जाती है उसमें 5 से और 20 मिनट के बीच में क्या एवरेज रेट रहा है रिएक्शन का, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, इसमें वर्ड आ रहा है इंस्टेंट, यानी कि इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा, यानी कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट द 10th मिनट। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। ये देखिए, ये है एवरेज रिएक्शन रेट, ये रिएक्टेंट्स के केस में ग्राफ है, ये प्रोडक्ट्स के केस में ग्राफ है। आपको पता है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो एवरेज रिएक्शन रेट इज़ द रिएक्शन रेट बिटवीन टू डेफिनेट टाइम इंटरवल्स। आपको दिया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि व्हाट इज़ द मतलब कैलकुलेट करना है आपको एवरेज रिएक्शन रेट बिटवीन 5 and 15th मिनट, 5 से और 15 मिनट के बीच में इस रिएक्शन में क्या रेट रहा है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आर एवरेज। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट द गिवन टाइम इंटरवल। ये मैंने आगे ग्राफ बना रखा है, अभी आपको पता लग जाएगा कि जो आपको 5 और 15 मिनट पे जो दो टाइम इंटरवल हैं, इनके बीच में हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर रिएक्टेंट का ग्राफ है तो, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट्स का ग्राफ है तो हमें क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम करके हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे ये है, देखिए यहाँ पे एक ग्राफ है, ये 5 मिनट का टाइम इंटरवल है, ये 15 मिनट का टाइम इंटरवल है। 5 मिनट के कोरेस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बी से रिप्रेजेंट कर रखी है, 15 मिनट के रिगार्डिंग जो है वो ए से रिप्रेजेंट कर रखी है। ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, जिसको हम आपको पता है कोऑर्डिनेट्स पे लेते हैं, ओरिजिन पे ले लेते हैं। तो यहाँ रेट क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन R2, टाइम 2 15 वाला है, तो R2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली कंसंट्रेशन OA जो कंसंट्रेशन है ये वाली, इसको हम टाइम 2 से रिगार्ड करेंगे, T2 से। तो OA माइनस R1 OB, ये वाली जो कंसंट्रेशन है, OB का मतलब R1 फर्स्ट टाइम पे, टाइम इंटरवल फर्स्ट पे जो कंसंट्रेशन थी, तो फर्स्ट पे ये कंसंट्रेशन थी, सेकंड पे ये कंसंट्रेशन है, तो इसको हमने लिख दिया। माइनस साइन रिएक्टेंट्स के केस में हम लगाते हैं OA माइनस OB, ये टाइम OD माइनस OC, ये OD माइनस OC, या नीचे आपको अगर आपको पता है साफ साफ तो नीचे डिवाइडेड बाई 10 भी कर सकते हो। ये मैंने लिख रखा है, T1 इज इक्वल टू 5 मिनट्स, T2 इज इक्वल टू 15 मिनट्स। प्रोडक्ट्स के केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे माइनस साइन था, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट्स के केस में यही वही 5 और 15 मिनट्स पे प्रोडक्ट्स का ग्राफ ये है, तो जो रेट होगा वो P2 माइनस P1, इस बार P2 क्या है, P2 ये वाला है, टाइम 2 पे जो कंसंट्रेशन है वो OB के इक्वल है, तो OB माइनस OA अपॉन OD माइनस OC, आपको एवरेज रिएक्शन रेट पता लग जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर है। इसके बाद पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे बोला जाए कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट द 10th मिनट, आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट की है और 10th मिनट पे उसका क्या रेट है वो हम कैसे पता लगाएंगे, उसके बारे में है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई R इंस्टेंटेनियस, RINST से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, दो चीज़ें एक्चुअली ध्यान रखने वाली हैं कि एक तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो ग्राफ होगा ना, उस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टाइम के, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो हमें दिया गया है। जैसे 10th मिनट दी हुई है, तो 10th मिनट के रिगार्डिंग उस कर्व पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे कहाँ मिलेंगी, वहाँ से हमें इंस्टेंटेनियस रेट का पता लग जाएगा। तो वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन द कर्व एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्रोसीड द टेंजेंट टू मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी रिएक्टेंट और टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं या प्रोडक्ट और टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें वहाँ से पता लगेगा। ये आपका सेम ग्राफ है, 10th मिनट पे आपसे पूछा गया था, तो 10th मिनट का पॉइंट ये है इस ग्राफ पे, तो इसके कोरिस्पोंडिंग आप एक टेंजेंट खींच लेंगे। आपको ये पता है सर्कल का रूल होता है कि किसी भी सर्कल में, किसी भी कर्व में एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। तो ये है, यहाँ पे क्या हुआ, कंसंट्रेशन इस पॉइंट के रिगार्डिंग जो है, इस 10th मिनट के रिगार्डिंग इस कर्व पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन OA और टाइम
ओ बी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में, क्योंकि हमने चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं लिया है। चेंज इन कंसंट्रेशन लेते तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस साइन लगाना था, यहाँ हमने माइनस साइन नहीं लगाया है। प्रोडक्ट्स के केस में क्या हो जाएगा, सेम ग्राफ। ये 10th मिनट है, इसके रिगार्डिंग आपने क्या कर लिया, टेंजेंट ड्रॉ की, और टेंजेंट ड्रॉ करके आपने ये पॉइंट्स दे दिए इनको ए बी और मान लीजिए ओ। तो ये ओ ए जो पॉइंट है ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ये रहा ओ ए, और ओ बी जो है वो टाइम है। तो ओ ए अपॉन ओ बी इसमें क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। थैंक यू।